करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे। डिवीजन लेमा यानी एक स्टेटमेंट है जो डिवीजन से रिलेटेड है, कोई ऐसा ट्रुथ है जो डिवीजन से रिलेटेड है। ये यूक्लिड जो थे मैथमेटिशियन, उन्होंने दिया था। क्या है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a is equal to bq plus r where r is equal to 0 or greater than 0, r is less than b। आसान भाषा में समझते हैं। यूक्लिड कहते हैं कि कोई भी दो नंबर्स हैं आपके पास, इंटीजर्स a और b। लेट सपोज a की जगह मैंने ले लिया यहाँ पे 26 और b की जगह ले लिया मैंने यहाँ पे 4। तो इसके अंदर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, कोई यूनिक इंटीजर्स होंगे जो q और r होंगे, सेटिस्फाइंग ये चीज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये b q r क्या है? ये है जब हम डिवाइड करेंगे इसको, बड़े वाले नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। ये a है, ये b है। b क्या है? यहाँ पे 4 है। 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 हो गया है 24, माइनस किया तो 2 आया। तो किसी नंबर को किसी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो इस डिवीजन के अंदर आपको 4 चीजें दिखाई देंगी। ये 4 चीजें कौन कौन है? एक तो है ये 26 है, एक ये 6 है, ये Q फॉर क्वोशिएंट है। ये जो रिमाइंडर 2 आया है ये R फॉर रिमाइंडर है। और यहाँ पे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये जो A है ना, ये आपका A है 26 और ये B है इसका टेबल जिससे ये डिवाइड किया जा रहा है। तो कोई भी दो नंबर्स हैं, जब आप उन्हें डिवाइड करोगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो कुछ क्वोशिएंट जरूर आएगा और कुछ रिमाइंडर भी जरूर आएगा। रिमाइंडर वो क्या हो सकता है? रिमाइंडर 0 हो सकता है या फिर जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। b का मतलब है जिस टेबल की बात चल रही है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, उससे तो छोटा ही होगा। यहाँ पे रिमाइंडर 0 भी आ सकता है। अगर किसी चीज को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो 0 के बराबर आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन इससे छोटा होगा। कभी 4 थोड़ी आएगा रिमाइंडर, अगर 4 का ही टेबल चल रहा है। तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 6th-7th क्लास में भी इस कॉन्सेप्ट को आप सीख चुके हैं। 10th क्लास में इसका क्या रूल है, इसका जो यूज है 10th क्लास में, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के काम आता है। अब इसे लिखते कैसे हैं? हमारे पास स्टेटमेंट है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a यहाँ पे क्या हुआ 26, b क्या है 4, q क्या आया है 6 और रिमाइंडर क्या आया है 2। अब आप इस इक्वेशन को देख लीजिए, 4 6 24 और 24 में 2 जोड़ा तो 26 हो गया। इतना सा सिंपल सा ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ये एक फैक्ट है जो हर दो नंबर्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है। इसका यूज 10th क्लास के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में काम आता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई दो नंबर लेंगे, उनका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, उसके अंदर इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम यूज करेंगे। तो फाइंड HCF ऑफ 4, 55 एंड 42। ये कोई दो नंबर्स हैं, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब इसके अंदर हमें करना तो डिवाइड ही है, क्योंकि डिवीजन से रिलेटेड है। तो डिवाइड करेंगे तो बड़े नंबर को अंदर लिखना है, छोटे नंबर को हमें टेबल बना के चलना है। अब इससे हम डिवाइड करते हैं। 42 से 455 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे 42 जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, ऊपर से ये 5 आ गया। अब 35 तो छोटा पड़ रहा है 42 से, तो ये 0 पे जाएगा। 42 0s are 0, माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 35। अब ये एक स्टेप हो गया। इस स्टेप को कैसे लिखेंगे? हमारे पास फॉर्म होती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a क्या है 455, b क्या है 42 का टेबल चल रहा है ना। क्वोशिएंट क्या आया है 10 आया है और रिमाइंडर क्या आया है 35 आया है। तो एक स्टेप हुआ। इसके बाद क्या करना होता है, जो ध्यान देने की बात है कि जो रिमाइंडर होता है ना, इस रिमाइंडर को तो बना लेते हैं हम डिवाइजर,
और पिछले वाले डिवाइजर को बना लेते हैं डिविडेंड। ये प्रोसीजर इस तरह से चलता है। अब 35 से डिवाइड 42 को करना है। 42 35 1 पे जाएगा ये 35, और माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गया तो 7 आ गया। तो एक स्टेप पूरा हो गया। एक स्टेप पूरा होने का मतलब है एक डिवाइड पूरी हो गई। ये A है, ये B है, ये Q है, ये R है। तो इतने वाले को अब कैसे लिखेंगे? यहां पे A क्या है? 42, और B और Q ये रहे 35 इंटू 1, और रिमाइंडर ये रहा 7। 2 स्टेप्स हुए इसके अंदर। अभी क्या करेंगे? इस 7 को बना लेंगे डिवाइजर, और जो पिछला डिवाइजर है 35 इसे बना लेंगे डिविडेंड। अब 7 से डिवाइड करना है 35 को। 7 5 35, माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 0। अब इसको कैसे लिखेंगे? यहां पे इस बार A है 35, B और Q ये रहे 7 और 5, 7 इंटू 5, और प्लस में आ गया है रिमाइंडर 0। तो जब तक करना है ये वाला प्रोसीजर, इसी तरह से डिवाइड करते जाना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। 0 आते ही ये प्रोसीजर खत्म हो जाता है। और यहाँ पे जो HCF होता है वो होता है ये लास्ट डिवाइजर जो 0 लेके आता है। तो यहाँ पे HCF 455 का और 42 का ये हो जाएगा 7, क्योंकि लास्ट डिवाइजर 7 है, इससे करके लास्ट में 0 आया है। तो इस तरह से यूक्लिड डिवीजन लीमा जो होता है, ये जो एक डिवीजन फैक्ट होता है, इसको यूज करके हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। इस तरह से HCF निकलता है 2 नंबर्स का। तो ये थ्योरम आपकी 1.1 थी। थ्योरम 1.2 करेंगे। इस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहती है ये थ्योरम? एवरी कंपोजिट नंबर होते हैं जो अपने से अलग किसी और टेबल में भी आते हैं, यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ये थ्योरम कहती है कि कोई भी आपके पास कोई नंबर है, जब हम उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो वो जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल यूनिक होते हैं। वो आगे पीछे तो हो सकते हैं, लेकिन होंगे वो यूनिक ही। एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको थ्योरम ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एक नंबर लिया मैंने 300 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये बहुत सारे टेबल्स में आता है, बहुत सारे नंबर से ये डिवाइड हो जाता है। अब इसको एक्सप्रेस करने का एक यूनिक तरीका है। इसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट ही होता है। कोई भी कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट ही होता है, और वो जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, यानी जो है वो ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं वो। हाँ, आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये 300 है, इसके मैं प्राइम फैक्टर्स करता हूं तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और ये 2 से डिवाइड हो जाता है। ये आ गया है 150, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 75 आ जाएगा। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 का रूल इसमें नहीं लग रहा है। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 7 और 5 12 हो गया। डिजिट्स का सम जब 3 के टेबल में आता है वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 25 आ गया। 25 3 से डिवाइड नहीं होता, ये 5 से ही होगा। 5 से किया तो 5 आया, और 5 से किया तो फिर ये 1 आ गया। जब तक करते हैं जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। तो ये जो साइड में आप देख रहे हैं ना, यही होते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब 300 को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू 5। तो 300 के प्राइम फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब ये जो थ्योरम है ये कहती है कि ये जो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, इस तरह से 300 को एक्सप्रेस किया गया है, ये यूनिक है। यूनिक का मतलब है जो इसके अंदर आपको ये प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं प्रोडक्ट में, यही होंगे। चाहे आप 300 का कितनी भी बार निकाल लो और किसी भी तरीके से निकाल लो। हाँ, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप पहले 2 से ना स्टार्ट करके आप इसे 3 से स्टार्ट कर दो, ये 100 हो गया। फिर इसको करोगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 से करके 50 आ जाएगा, 2 से करोगे 25 आ जाएगा, 25 5, ये 5 और ये 5।
इनके ऑर्डर तो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो हैं और जितने हैं ये उतने ही रहेंगे हर बार। देखिए यहाँ जो 2 है ना, ये 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है। 3 1 बार है, एक ही बार है, एक ही बार है। 5 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, क्योंकि प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। आगे पीछे कर दोगे प्रोडक्ट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये प्राइम नंबर्स रहेंगे सेम टू सेम यही। और जितनी बार है, जैसे 2 2 बार है ना, तो कितनी भी बार उल्टा सीधा कैसे भी कर लेना, ये हमेशा 2 2 बार ही आएगा, 3 1 बार ही आएगा और 5 2 बार ही आएगा। इतनी सिंपल सी है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कहने का मतलब इसका यही है कि कोई भी नंबर है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो फिक्स होते हैं, जो हैं वो ही रहेंगे। आप किसी एक अलग नंबर से स्टार्ट कर दो, चाहे पीएफ निकालना, चाहे छोटे से कर दो चाहे बड़े से कर दो। ये थी थ्योरम आपकी थ्योरम 1.3 करेंगे। लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी कोई प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन पी डिवाइड्स ए, तो फिर पी ए को भी डिवाइड करेगा। वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब थ्योरम क्या कहती है, इससे पहले न्यूमेरिकली समझते हैं। यहां पे थ्योरम कहती है कि पी कोई प्राइम नंबर है। लेट सपोज मैंने प्राइम नंबर ये 2 ले लिया। ये जो प्राइम नंबर है ये किसी पॉजिटिव इंटीजर ए के स्क्वायर को डिवाइड करती है। यहां पे मैं ए ले लेता हूं 6, तो ए का स्क्वायर हो गया है 6 का स्क्वायर यानी कि 36। थ्योरम कहती है कि ये जो p है यानी कि 2, ये ए स्क्वायर को पूरा डिवाइड करता है, यानी 36 को पूरा डिवाइड करता है। यहां पे कर रहा है ये 18 आ गया। तो ये जो p है ये a को भी पूरा डिवाइड करेगा। देख लेते हैं, ये 6 है, प्राइम नंबर 2 है, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 है, तो बिल्कुल सही है। तो थ्योरम कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी पूरा डिवाइड करेगा। ये थ्योरम का मतलब है। अब आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। तो प्रूफ करने के लिए हम ये 2 एग्जांपल्स ही ले लेते हैं पहले। इसका एक्चुअल प्रूफ जो लैंग्वेज में वो बाद में करेंगे, पहले इसी एग्जांपल से इसको न्यूमेरिकली समझ लेते हैं। यहां पे हमने लिया है a6 और 6 का स्क्वायर हो गया है 36। अब आपने थ्योरम पढ़ी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसमें 2 चीजें हैं, एक तो ये कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। तो 6 को 2 into 3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। तो 36 के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 3 से ही बनेंगे। क्यों? 36 बना है 6 into 6 से, तो 6 के फैक्टर्स हैं 2 into 3, तो इस वाले 6 के फैक्टर्स भी 2 into 3 हो गए। तो यहां 2 2 2 बार है, 2 का स्क्वायर हो गया। 3 3 2 बार है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। इट मींस जो प्राइम नंबर्स किसी नंबर के स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं ना, जो प्राइम फैक्टर्स, वही नंबर्स, वही प्राइम नंबर्स उस नंबर के फैक्टर्स भी होंगे। यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है। 6 का जब स्क्वायर किया तो उसके अंदर भी 2 प्राइम नंबर आया है, और जब 6 का हमने प्राइम फैक्टर्स किया है तो भी ये 3 आया है, यानी 2 और 3। दूसरी चीज इसके अंदर ये भी है कि ये यूनिक होते हैं। जैसे 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 है ना, तो ये 2 और 3 ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कुछ और भी हो जाएगा। और यहां भी 6 ही 6 है, तो यहां पे भी 2 और 3 और 2 और 3 ही आएंगे। अब जब ये 2 36 को डिवाइड कर रहा है तो ऑफ कोर्स ये जो 2 है ये 6 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 36 का भी फैक्टर है और 2 6 का भी फैक्टर है। बस ये थ्योरम है। अब इसी चीज को आप इसमें लिख के इसे प्रूफ करेंगे। तो जैसे मैंने यहां पे 6 माना है, ऐसे में कोई नंबर a मानूंगा यहां पे। लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन जब a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उस a को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां a के प्राइम फैक्टर्स में लिख लेता हूं p1 into p2। ये कुछ प्राइम फैक्टर्स होंगे जो हमें पता नहीं है, यहां तो पता थे, नंबर था तो 2 और 3 थे, अप टू ये pn तक हो सकते हैं। और ब्रैकेट में हम जरूर लिखेंगे कि यहां पे p1 और p2 जो है ना ये प्राइम्स हैं। वेयर p1 p2 आर, ये सारे प्राइम्स हैं।
अब ए के तो प्राइम फैक्टर्स ये हो गए हैं, अब ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स भी सेम यही आएंगे, जैसे यहां 6 का स्क्वायर 36 था, उसके प्राइम फैक्टर्स भी यही आए थे ना, तो इसी तरह से हम यहां भी लिखेंगे। तो अगर ए के सिर्फ ए के लिखते हैं तो पहले एक ब्रैकेट में P1 P2 और ये Pn तक हो गए। जब ए दूसरा जो ए है इसके साथ मल्टीप्लाई में, उसके प्राइम फैक्टर्स भी सेम टू सेम यही होंगे, P1 P2 और ये Pn। बस यहां आके इसके अंदर जो चीज है लिखने का जो है वो इतना ही है, एग्जैक्टली जैसे नंबर से मैंने समझाया है। अब यहां पे सेम सेम आ रहे हैं ना, जैसे 2 3 2 3 सेम आए थे, इसी तरह से यहां P1 P2 अप टू Pn, P1 P2 अप टू Pn सेम आए हैं। तो इन्हें हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं, P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर अप टू जो भी आगे प्राइम नंबर होगा इसमें प्राइम फैक्टर Pn तक का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 2 और 3 करके मैंने दिखा दिया। यहाँ पर्पस यही होता है दिखाने का कि जो a है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें भी सेम वही नंबर आ रहे हैं, और जो a स्क्वायर है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें भी सेम टू सेम वही नंबर्स आ रहे हैं। जैसे 2 2 आया था, 3 3 आया था, यहाँ पे P1 P1 ही आया है, P2 P2 ही आया है, और जो भी इसके आगे होंगे वो सारे सेम होंगे। ये फंडामेंटल थ्योरम जो होती है अर्थमेटिक फैक्टर्स की है, उसमें ये यूनिक बात होती है, ये यूनिकनेस होती है। अब इसको हम लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, जैसे मैं बोल के बता रहा हूं, लिखने का इतना ही है, अब इसको आपको लैंग्वेज में समझाना होगा। तो लैंग्वेज में आप ये लिखेंगे यहां पे कि गिवन, हमें गिवन दिया हुआ है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, कि P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। जब P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देयरफॉर P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर, तो P ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा। एंड यूजिंग यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो यूनिकनेस पार्ट है उसको यूज करके हम कह सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर P1 P2 एंड Pn, यानी इसके जो फैक्टर्स होंगे वो P1 P2 Pn होंगे। सो P इज वन ऑफ P1 P2 Pn, तो जो P है ना ये वो इन्हीं में से कोई होगा। जैसे यहां पे 2 और 3 है, तो 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये P हो गया यानी कि प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर्स जो है 2 और 3 में से ही कोई होगा, तो P इज वन ऑफ P1 P2 Pn, तो P इनमें से ही कोई एक होगा, इनसे अलग तो कोई हो नहीं सकता। नाउ सिंस A इज इक्वल टू P1 P2 Pn, अब यहां हमने A भी दिखा दिया कि A के भी जो प्राइम फैक्टर्स है वो भी P1 P2 और Pn ही हैं। तो यहां पे ये चीज प्रूफ हो गई कि P डिवाइड्स A। क्यों? क्योंकि दोनों के फैक्टर्स सेम ही हैं, A के भी वही प्राइम फैक्टर्स हैं, A स्क्वायर के भी वही प्राइम फैक्टर्स हैं। तो जब इनके फैक्टर्स सेम है तो ये वाला जो फैक्टर है अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ऑफ कोर्स वो A को भी डिवाइड करेगा। ये लैंग्वेज आपको इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। यहां पे ये हैंस प्रूव्ड हो जाता है। तो थ्योरम प्रूव 1.4 करेंगे, √2 इज इरेशनल। √2 इरेशनल है, ये थ्योरम 1.4 है, इसे आपको प्रूफ करना है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यानी कि हम कुछ उल्टा लेके चलेंगे और आगे जाके कोई चीज कॉन्ट्राडिक्शन, किसी तरह का कोई कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगा, वहां से हम अपने रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो थ्योरम के अंदर तो लिखा है √2 इज इरेशनल। अब जब इसका उल्टा लेना है तो हम ये मान के चलेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज रैशनल। हमने मान लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है। अब जब √2 एक रैशनल नंबर है तो इसे P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसके अंदर P और Q के अंदर कोई कॉमन फैक्टर भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं है लेकिन हो सकते हैं। लेट सपोज अगर कोई इसके अंदर कॉमन फैक्टर होगा, समथिंग 2 होगा, तो उसे हम काट के इसे बिल्कुल इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, एक ऐसी फॉर्म में बना लेंगे जहां इसके कॉमन फैक्टर्स 1 से अलग कुछ भी नहीं होंगे, और मान लिया वो इसके फॉर्म जो है वो A/B होगी। कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है कटने के बाद A/B। अब इन दोनों के अंदर 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मींस ये दोनों के दोनों को प्राइम है, A और B। यहां से हम लिखना शुरू करेंगे। तो √2 इज इक्वल टू A/B, और इसमें मेंशन भी कर देंगे ब्रैकेट में, वेयर A and B आर को प्राइम्स।
अब ये इस थ्योरम का, इस क्वेश्चन का पहला ही स्टेप है। हम मान के चल रहे हैं कि ए और बी को प्राइम है, और आगे इसको जब सॉल्व करते करते जाएंगे ना हम, तो लास्ट में हम इसका उल्टा पाएंगे, यानी कि ऐसा होगा कि ए और बी को प्राइम नहीं होंगे। बस वो ही होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो पहले करते हैं, जब वहां पहुंचेंगे आपको समझ में आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए 1 जार ए हो गया, और √2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ये b हो गया। अब इसका करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर लिख दिया मैंने, यहाँ पे √2 और b इसका होल स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आकर रुक जाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो a स्क्वायर है ये बराबर है 2 इंटू में b स्क्वायर के, यानी जो 2 है वो a स्क्वायर का एक फैक्टर है। अब ये जब इसका फैक्टर है तो a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यही बात हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और थ्योरम 1.3 में हमने किया है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से पूरा डिवाइड होता है तो वो खुद नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो देयरफॉर अगर a का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये जो थ्योरम 1.3 हम करते हैं ये पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को या इस थ्योरम को सीखने के लिए ही हम ये करते हैं। अब यहां ये रिजल्ट नंबर 1 हो गया। हमने यहां पे दिखा दिया कि a के अंदर जो है ना एक 2 फैक्टर है। अब इसी तरह से b के अंदर भी हम दिखा देंगे कि वहां भी 2 एक फैक्टर है। अब a को हम लिख सकते हैं 2c, क्योंकि जो a है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में समथिंग होगा। c की जगह पे कोई यहाँ पे नंबर होगा, कोई इंटीजर होगा। लिख देते हैं वेयर c इज एनी इंटीजर। तो a इज इक्वल टू 2c है। इस चीज को हम यहां इस वैल्यू के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये जो a की वैल्यू है इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन a इज इक्वल टू √2b। इस इक्वेशन के अंदर हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू है 2c, ये हुआ 2c, और राइट साइड में है √2b। अब इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना है। सेम वही स्टेप्स होंगे जैसे यहां पे कर रहे हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 2c का होल स्क्वायर करना पड़ेगा इज इक्वल टू √2, और ये b इसका होल स्क्वायर करेंगे। 2c का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो हो गया है 4, और c का स्क्वायर हो गया है c स्क्वायर। यहां पे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो गया, और b का स्क्वायर हो गया है b का स्क्वायर। ये हो गया। और मुझे यहाँ पे b स्क्वायर को अकेला करना है। जैसे यहाँ a स्क्वायर को मैंने इसकी फॉर्म में दिखा दिया ना, इसी तरह b स्क्वायर को भी मुझे बिल्कुल अकेला दिखाना है। तो b स्क्वायर मैं अकेला छोड़ लूंगा। यहाँ पे 4c स्क्वायर अपनी जगह पे है, b स्क्वायर के पास ये 2 मल्टीप्लाई में ये यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। तो b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 और 2 डिवाइड हो जाएंगे तो ये 2 आ गया, और ये c स्क्वायर हो गया, c स्क्वायर। अब इस पे आप फोकस कीजिए, ये इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह बन गई जैसे a वाली है। a में यहाँ पे a स्क्वायर 2 इंटू b का स्क्वायर था, b स्क्वायर यहाँ पे 2 इंटू c का स्क्वायर है, यानी b स्क्वायर जो है वो 2 मल्टीप्लाई समथिंग है। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई समथिंग का मतलब है ये जो 2 है ये b स्क्वायर का एक फैक्टर है। जब b स्क्वायर का ये फैक्टर है तो ये b स्क्वायर को डिवाइड भी करेगा। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी होगा, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। इस रिजल्ट का नंबर हम 2 रखेंगे। अब रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 में आप देख रहे हो
कि ए के अंदर भी जो 2 है ये एक फैक्टर है और बी के अंदर भी जो 2 है ये एक फैक्टर है, यानी ए और बी इन दोनों के अंदर एक 2 कॉमन फैक्टर है। जबकि शुरू में हम लेके चले थे कि ये दोनों को प्राइम है, इनके अंदर 1 से अलग कोई और फैक्टर है ही नहीं। लेकिन यहां तो ये बात बिल्कुल गलत साबित हो गई है। अब ये जो बात गलत साबित हुई है ये गलत इसलिए हुई है क्योंकि हमने शुरू में जो चीज मान ली है ना वो हमारी गलत होगी। क्योंकि कोई चीज अगर रिजल्ट गलत आ रहा है इट मीन्स हमने शुरुआत गलत की है। गलत की है तो अब हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। तो यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि 1 और 2 में जो हमें दिखाई दिया है वहां से हम रिजल्ट को लिखेंगे। फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। ए और बी के अंदर कम से कम 2 तो एक कॉमन फैक्टर है ही। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption दैट √2 इज रैशनल। अब ये जो गलती आई है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये हुआ हमने मान लिया था कि 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन सॉल्व करते गए तो 1 से अलग तो 2 जो है एक कॉमन फैक्टर आ गया। तो ये विरोध हो गया ना थोड़ा सा। ये कॉन्ट्राडिक्शन जो पैदा हुआ है ये इस गलती की वजह से हुआ है। हमने गलत मान लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है। अब जब ये गलत है तो इसका सही क्या होगा? इसका सही होगा इसका उल्टा। यानी कि अगर रैशनल गलत है तो इर्रेशनल सही होगा फिर। तो देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल। तो इस तरह से √2 इर्रेशनल ये प्रूफ हो जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो ये थ्योरम हैंस प्रूव। इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये आपके √2 में भी आते हैं, √3 में भी होता है, √5 में भी होता है। बुक के अंदर एक एग्जाम्पल भी है इसी तरह का और क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन भी है। सिंगल डिजिट का नंबर होगा, रूट के अंदर एक प्राइम नंबर होगा, उसे आपको इर्रेशनल प्रूफ करना होगा। सेम टू सेम बिल्कुल पूरे डुप्लीकेट इसी तरह के स्टेप्स होते हैं। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में जरूर